हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। समझ गए? और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। समझ गए? ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और ये क्लास जो है डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। समझ गए? यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको वहाँ पे रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। समझ गए? वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जिबरेलिन है। ऑप्शन नंबर ए है हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है वसा, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिबरेलिन जो है, जिबरेलिन क्या है, हार्मोन है या वसा है या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। तो जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन हार्मोन है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर सी है साइटोकाइनिन और डी है अवशेषिक अम्ल। तो पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना अवशेषिक अम्ल के कारण होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग स्टार देकर इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। समझ गए? पत्तियों किस हार्मोन के द्वारा मुरझाता है? तो अवशेषिक अम्ल के द्वारा है। समझ गए? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जटिल बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है जीवों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी है असंख्य कोशिकाएं उत्तक अंग एवं अंग तंत्र में व्यवस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी है सभी अंग एवं अंग तंत्र एक दूसरे के सहयोग से कार्य कर सके, और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इनमें से सभी। समझ गए? यहाँ पे आपको बताना है कि जटिल बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण की नितांत आवश्यकता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का फुल्ली सॉल्व जो है 5 पार्ट तक में हो जाएगा, तो ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। समझ गए? देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण जंतुओं से भिन्न होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी है पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी है जंतुओं में तंत्रिकीय एवं रासायनिक दोनों प्रकार का समन्वय एवं नियंत्रण होता है, और डी है इनमें से सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण जंतुओं से भिन्न होता है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सिन और डी है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो कौन हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, बी है इंसुलिन, सी है थायरोक्सिन और डी है जिबरेलिन। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन है? तो जिबरेलिन है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पादपों के वृद्धि संवर्धन के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन, बी है एथिलीन, सी है साइटोकाइनिन और डी है एब्सिसिक एसिड। तो पादपों की वृद्धि को कौन रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड रोकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए है मुंह में लार आना, ऑप्शन नंबर बी है रक्तदाब बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है छींक आना और डी है किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन से एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं हो सकता है। अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं हो सकता का मतलब क्या है कि ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपनी इच्छा के द्वारा यह काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेंड्राइन, बी है सिनेप्स, सी है एक्सोन और डी है डेंड्राइट्स। तो आपको बताना है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 16। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मानव मस्तिष्क में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है 41 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी है 24 जोड़ी और डी है 17 जोड़ी। आपको बताना है कि मानव मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, समझ के। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए है कशेरुक दंड, ऑप्शन नंबर बी है क्रेनियम, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर्स कैलोसम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे बताना है कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। तो क्या बताना है कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुक दंड करता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि न्यूरॉन के ताराकार कोशिका काय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साइटोन, बी है एक्सोन, सी है डेंड्राइन और डी है डेंड्राइट्स। जल्दी जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को क्या कहते हैं। तो डेंड्राइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव में कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है परिधीय तंत्रिका तंत्र,
ऑप्शन नंबर सी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और डी है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका कौन बनाता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि परागन के समय परागकण से बनने वाली पराग नलिका के बीजांड में होने वाली गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है जलानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वानुवर्तन और डी है प्रकाश अनुवर्तन। यहाँ पे आपको बताना है कि परागन के समय परागकण से बनने वाली पराग नलिका के बीजांड में होने वाली गति क्या कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना। पौधों की जड़ जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करती है, तो यह वृद्धि निम्नलिखित में कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है जलानुवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन और डी है इनमें कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, दो बहन सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो यहाँ पे आप फिर से मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना निम्नलिखित में कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वानुवर्तन, बी है जलानुवर्तन, सी है प्रकाश अनुवर्तन और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन और डी है फेरोमेन। आपको बताना है कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ओ यार सॉरी, देख लीजिए हमारा प्रश्न फिर से आ गया है। सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर से मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को यहाँ पे हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है वेंट, ऑप्शन नंबर बी है विल्सन, सी है स्टार्लिंग और डी है मिलर। तो आपको बताना है कि हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो स्टार्लिंग ने किया था। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। समझ गए, तक अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्ररोह के अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन, बी है एथिलीन, सी है जिबरेलिन्स, डी है इनमें कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्ररोह के अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन सा पादप हार्मोन है, तो ऑक्सिन है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित पौधों में वृद्धि संदमन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है इंडोल एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोनिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सैलिक अम्ल। यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्धि संदमन हार्मोन कौन है, पौधों की वृद्धि को कौन रोकता है। तो एब्सिसिक अम्ल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि पौधों के उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र गति से होती है वहाँ निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पाया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर बी है विशेषिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सिन और डी है एथिलीन। तो आपको बताना है कि पौधों के उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र गति से होती है वहाँ कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, समझ गए। आज का टोटल प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, समझ गए। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ और अन्य न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे क्लास 10th के बारे में, समझ गए। तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही था। इसका लगभग पार्ट 4 वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।